वेलकम टू फिजिक्स शाला। माय नेम इज देवाशीष और आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साउंड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम साउंड के कुछ फिनोमिनास के बारे में बात करेंगे। साउंड की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इन चैप्टर्स इन लेक्चर से रिलेटेड डीपीपीज जो है वो आपको यहाँ पर ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस पर आपको सारी डीपीपीज मिल जाएंगी। तो आप इस पर मैसेज करके, इस नंबर पर मैसेज करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर था साउंड का पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि साउंड क्या होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किस तरह की क्या चाहिए होता है, साउंड किस टाइप की वेव होती है, वो सारी चीजों के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करते हैं कि साउंड का डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटीज क्या हो सकती है। साउंड क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और मैकेनिकल वेव है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मीडियम 3 तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो तीनों तरीके में मीडियम में साउंड ट्रैवल कर सकती है। और क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैकेनिकल में भी 2 तरह की वेव हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। क्योंकि हम साउंड की बात करें तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल है और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल वेव जो है अगर वो ट्रांसफर टाइप की हो, मैकेनिकल में भी ट्रांसफर्स हो सकता है, तो अगर कोई ट्रांसवर्स टाइप की कोई मैकेनिकल वेव है तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, जो कि स्ट्रिंग वेव होती है। अब यहाँ पर हम उस चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम साउंड के बारे में बात करें। तो चलिए देखते हैं फिर। वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड के रेस्पेक्ट में, तो सॉलिड में गैस की जो साउंड की वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर एक बेसिक सा फंडा ये है कि किसी भी मीडियम में अगर साउंड की वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए हम E डिवाइडेड बाई रो का यूज करते हैं। E यहाँ पर होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो उस मटेरियल की डेंसिटी की बात आती है। ये कहाँ से आई है इसकी जानने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो सॉलिड में हमें पता है कि यंग मॉड्यूलस ज्यादातर यूज करते हैं। तो सॉलिड में वेलोसिटी होगी, E की जगह मैं Y रिप्रेजेंट लिख देता हूं, तो √y डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। तो यंग मॉड्यूलस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है और अगर डेंसिटी दी जाती है तो वैल्यू यहाँ पुट करके हम सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी पता कर सकते हैं। सेकंड आता है लिक्विड में। तो लिक्विड में जो डबल यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके लिए हम बल्क मॉड्यूलस का यूज करते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस की जगह E की जगह मैंने बल्क मॉड्यूलस B रिप्रेजेंट कर दिया, रो यहाँ पर अगेन लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी। बल्क मॉड्यूलस क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा अगर इससे रिलेटेड लिक्विड में वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछी जाती है तो। इसके बाद बात आती है गैस की, कि गैस मतलब एयर के रिलेटेड, कि एयर में अगर साउंड, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं और सामने कोई दूसरा पर्सन है, अगर वो मेरी साउंड को सुन रहा है तो बेसिकली मेरी साउंड जो है, साउंड वो वेव जो है वो उस सामने वाले पर्सन तक अगर जा रही है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी वायर के थ्रू भेज रहा हूँ या लिक्विड के थ्रू भेज रहा हूँ, वो एयर के थ्रू जा रही है। मतलब गैस में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साउंड की वेलोसिटी को अगर हमें पता करना है कि किस तरह की साउंड की वेलोसिटी होती है तो उसके लिए 2 तरह के असम्पशन सबसे पहले बताए गए हैं। सबसे पहले न्यूटन ने जो दिया, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो साउंड जो है जब भी एयर में या गैस में ट्रैवल करती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। गैस के लिए भी बेसिकली यही हम लेकर चलते हैं, B डिवाइडेड बाई रो। अब यहाँ पर गैस अगर हम आइसोथर्मल कंसिडर करते हैं तो बल्क मॉड्यूलस P हो जाता है, तो P डिवाइडेड बाई रो। अब PV इक्वल्स टू nRT से रिप्लेस करूंगा तो ये RT डिवाइडेड बाई M यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर P डिवाइडेड बाई रो को हम क्या लिख सकते हैं, RT डिवाइडेड बाई M। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जो PV इक्वल्स टू nRT हम लिखते हैं। इसमें ये R जो होता है ये गैस कांस्टेंट होता है, ये P प्रेशर है और ये T यहाँ पर जो दिया हुआ है ये T टाइम दिया हुआ है, N मोल है। तो यहां से हमने जब इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन निकल कर आ जाती है।
अब बाद में पता चला कि जो गैस जो साउंड है जब भी गैस में ट्रैवल करती है या एयर में ट्रैवल करती है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस वाली नहीं होती है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर उसको हम अब ये चीज बताई थी लाप्लास ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। तो यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी हो जाती है गामा पी डिवाइडेड बाई रो। तो सिर्फ इतना सा करेक्शन हुआ कि यहाँ पी की जगह गामा आ गया है ना, तो गामा पी डिवाइडेड बाई रो, तो यहाँ पर हो जाता है गामा आर टी बाई एम। तो अब बात ये आती है कि हम इसे यूज करें या इसे यूज करें। तो हमें सिर्फ यूज करना है किसको, अगर आपसे गैस में पूछा जाए कि एयर में साउंड की वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ये ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर गामा अंडर रूट गामा आर टी बाई एम वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी हम देख लेते हैं। फटाफट जिनको नोट करना है इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T1 27 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जो वेलोसिटी है एयर के अंदर वो है 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। अब अगर टेम्परेचर को 127 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, फाइनल टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उसी मीडियम का, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमें पता है कि मीडियम मतलब गैस की बात की जा रही है, तो फॉर्मूला जो है वो हमें पता है कि V इक्वल टू होता है गामा आर टी बाई एम यहाँ पर होगा, यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T। गामा कॉन्स्टेंट ही, क्योंकि एक ही मीडियम है, तो एक मीडियम है तो गामा आर और एम तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो इसके साथ वेरिएशन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं, अब यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो टेम्परेचर है ये होना चाहिए केल्विन में। केल्विन में अब डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस में अगर कुछ भी दिया हुआ है तो उसको केल्विन में करने के लिए आप 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर T1 27 प्लस कितना हो जाएगा 273, तो ये कितना बन जाएगा 300 केल्विन। इसी तरह से T2 जो होगा 127 प्लस 273, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 400 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे, V2 डिवाइडेड बाई V1 अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाई T1। तो V2 डिवाइडेड बाई V1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 300 इक्वल्स टू अंडर रूट T2 की जो वैल्यू है वो हम डिग्री सेल्सियस की जगह किस में रखेंगे, केल्विन में। तो 400 डिवाइडेड बाई T1 हमारे पास आया 300, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू निकल कर आएगी 300 अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 300 ये बन जाएगा इंटू 2 रूट 3, तो 600 रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी कि 1/√3 की वैल्यू होती है 0.6 समथिंग। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.6 समथिंग यहाँ पर ये वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 360 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, जो इसका आंसर हो जाएगा 360 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये चीज हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको बोल दिया जाए कि टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो अगर T1 को आप T ले लो तो T2 कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा। तो उस तरह से फिर वैल्यू पुट करके भी हम निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास H2 गैस है, H2 गैस में साउंड की जो वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। तो जितना टाइम और H2 का कुछ टेम्परेचर रखा होगा, तो अब हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास हीलियम गैस दे दी जाए और उतने ही टेम्परेचर पर रखा जाए, हीलियम गैस को भी अगर हम उतने ही सेम टेम्परेचर, एक काम करते हैं हीलियम की जगह मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन, थोड़ा ऑक्सीजन ले ली मैंने, तो ऑक्सीजन में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पर और टेम्परेचर दोनों का सेम रखा है, मतलब दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, तो हमें बताना है कि ऑक्सीजन में जो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो यहाँ पर जब भी गैस से चेंजेस दिए जाए तो गैस की अगर हम गैस चेंज करते हैं तो गैस चेंज करने की वजह से फॉर्मूले में दो चीजों में वेरिएशन आ सकता है। V इक्वल्स टू गामा आर टी बाई एम अगर हमें दिया है तो एक तो m चेंज हो सकता है और एक गामा चेंज हो सकता है। अब m तो चेंज हो जाएगा, अगर आपने गैस चेंज की तो m डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा, लेकिन गामा चेंज हो या ना हो उसको चेक कर लेते हैं। अब अगर दोनों सेम टाइप की गैसेस है, मतलब अगर ये डायटोमिक है और ये डायटोमिक है, तो गामा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, गामा कांस्टेंट बना रहेगा।
लेकिन अगर ये डायटोमिक है और ये मोनोएटोमिक है, मोनो का मतलब जैसे हीलियम हो गई, ठीक है ना, नियोन हो गई, इस तरह की गैसेस, लिथियम हो गई, इस तरह की अगर गैसेस आ सकती हैं जिनमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो तो वहां पर सॉरी एक एटम हो तो वो मोनोएटॉमिक। तो यहाँ पर दोनों डायटोमिक है तो गामा भी कांस्टेंट बना रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M। ठीक है, M यहाँ पर मोलर मास होता है तो देख लेते हैं हम। तो हमें एक चीज पता है कि हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास हमें गिवन होता है वो होता है 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है यहाँ पे, इसका मोलर मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और इसका जो मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन का वो हो जाएगा 32। ऑक्सीजन एटम का होता है 16 तो O2 का हो जाएगा 32। ठीक है, यहां पर अब हम वेरिएशन सॉल्यूशन अगर हम इसका देखते हैं तो ये V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है इसलिए हमने V1 और यहाँ पर है तो M2 लिखा, अंडर रूट लगा ही दिया। V1 ये वाली और M2 तो इसी के रेस्पेक्ट में ये M1 और ये लिखा हुआ है। तो V1 तो हुई 300, V2 हमें निकालना है मतलब ऑक्सीजन के लिए निकालना है, M2 ऑक्सीजन का तो ये 32 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 16, और आगे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 300 डिवाइडेड बाई V2 अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 तो ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाई V2 एंड 4, और V2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये चीज हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ रही है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 3 इंटू 25 तो मतलब ये 75 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पर। तो ये सिचुएशन इस जगह पर आ सकती है। तो इसी तरीके से कई सारे वेरिएशन दिए जा सकते हैं, टेम्परेचर के साथ, मास के साथ, इस तरह के वेरिएशन दिए जा सकते हैं। तो ये देखो एक बार, तो हमारे पास ये फाइनल सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि भाई अगर तीनों मटेरियल की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो साउंड जल्दी पहुंचेगी अगर सॉलिड की बात आती है, तो लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम पहुंचेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुनने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, स्पीड नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। बस ये सिचुएशन यहाँ पर है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला कोई पर्सन है तो उसे हाथों हाथ सुनाई देगा, लेकिन अगर वायर के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है तो नॉर्मल से ज्यादा स्पीड उसकी हो सकती है। ठीक है ना। अब बात आती है सेकंड, यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि विंटर में अगर साउंड की बात करें तो विंटर में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है और समर में साउंड की वेलोसिटी कम होती है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है क्योंकि विंटर में तो टेम्परेचर कम होता है और समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी और वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के अंडर रूट के। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए, तो लेकिन विंटर्स में तो ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा अगर ट्रेन वगैरह या किसी हॉर्न की आवाज है तो समर में वो इतनी मतलब नहीं सुनाई देती, लेकिन विंटर्स में दूर से भी ट्रेन के हॉर्न की आवाज या किसी भी व्हीकल की साउंड की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है कि हमें पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है V इक्वल्स टू गामा RT/M होगा। तो अगर हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो टेम्परेचर समर्स में, विंटर्स में टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है, टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास है, जो ये मोलर मास है, जो समर का विंटर्स के टाइम पर मॉइस्चर एयर में आ जाता है, हाइड्रोजन का जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटेंट और बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है या एवरेज मोलर मास जो है वो यहाँ पर और डिक्रीज हो जाता है, और ये ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। मान लो अगर ये 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ तो ये सपोज 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सपोज अगर ये फाइनल वेलोसिटी अगर 2 से कम हुई, मतलब ये सपोज t की जगह t/2 हो गया और m ये m/4 हो गया, तो ओवरऑल ये t/m और ये 2, तो ओवरऑल कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी साउंड की विंटर्स में इसीलिए ज्यादा होती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना।
ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी आपको डीपीपी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव की। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा साउंड वेव आकर अगर सुपर इम्पोज हो जाती है, सुपर इम्पोज मतलब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर साउंड वेव कई सारी दो या दो से ज्यादा साउंड वेव मिलती है, तो उस पॉइंट पर उस पॉइंट से एक नई साउंड वेव जनरेट होगी। तो वो जो नई साउंड वेव जनरेट होगी तो वो क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर दो या दो से ज्यादा साउंड वेव आती है तो उन साउंड वेव की वजह से जो नई साउंड वेव जनरेट होती है, उस नई साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्रीवियस वाली साउंड वेव के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होता है। कैसे? जैसे ये पॉइंट अगर दिया हुआ है, यहां से एक साउंड वेव आती है, इसका एम्पलीट्यूड सपोज y1 है और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो y2 है। ठीक है, वेक्टर की टर्म्स में लिख देता हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट को दे रही है। हमें पता है कि जो साउंड वेव आती है वो पार्टिकल को वाइब्रेट करवाती है, तो पार्टिकल को साउंड वेव की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल को मिलेगा, y2 की वजह से भी एक पार्टिकल, इस p पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब इस पार्टिकल को इसकी वजह y1 की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है और y2 की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो p पर जो पार्टिकल है उसके पास टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक और वेव हो सकती है किसी भी डायरेक्शन से, इधर से आ जाए कहीं से भी आ जाए, तो इस पार्टिकल के पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। उसमें कुछ नहीं करना कि जो ये पार्टिकल है इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है, इन दोनों वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया, सपोज इसकी वजह से y1 और इसकी वजह से y2 डिस्प्लेसमेंट आया, इसका वेक्टर सम कर देना है। ठीक है, वेक्टर सम का मतलब कि वेक्टर के साथ डायरेक्शन के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फिनोमिनाज हो सकते हैं, वो तीन फिनोमिनाज के बारे में हम बात करेंगे। एक तो इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, एक रिफ्लेक्शन और स्टैंडिंग वेव के बारे में बात करेंगे, और एक बीट्स के बारे में हम बात करेंगे। इंटरफेरेंस लाइट में भी होता है, तो लाइट वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस के बारे में। देखिए इंटरफेरेंस अब क्या होता है, बेसिकली इंटरफेरेंस भी बेसिकली सुपरपोजिशन ही है, दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर आ रही। अब इंटरफेरेंस में क्या होगा, अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स सेम डायरेक्शन से ट्रैवल करती हुई आती है, जिनकी सेम डायरेक्शन से ट्रैवल करती हुई आती है और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी अगर उनकी सेम है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो जब इस तरह की वेव्स एक ही डायरेक्शन से ट्रैवल करती हुई है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो आपस में एक दूसरे के साथ, तो उस फिनोमेना को हम बोल देते हैं इंटरफेरेंस। मतलब अगर इस डायरेक्शन से एक वेव आई तो दूसरी भी इसी डायरेक्शन से आनी चाहिए, तीसरी भी इसी डायरेक्शन से आनी चाहिए, और ये सारी कंडीशन फुलफिल करे तो वो इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर कोई दो वेव सेम डायरेक्शन से आ रही है तो या तो कई बार क्या होता है, जैसे दो स्पीकर, दो साउंड सोर्स है, दोनों साउंड सोर्स को अगर बजाया जाए तो एक बार बहुत ज्यादा आवाज बढ़ जाती है या फिर बहुत कम आवाज उसकी हो सकती है। तो वही सारी चीजें हम इंटरफेरेंस में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अब बात करें अगर इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन ले लिए, टू इक्वेशंस के साथ मैं इंटरफेरेंस बता रहा हूँ। लास्ट में अगर दो इससे ज्यादा अगर वेव्स अगर आती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अगर y1 यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने ली है a1 sin ओमेगा t माइनस kx, और दूसरी यहाँ पर ली है y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t माइनस kx। इस इक्वेशन से आपको पता लगना चाहिए, माइनस लगाया हुआ है यहाँ पर और ओमेगा टी माइनस के एक्स है और यहाँ पर भी ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इसका मतलब ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करी। सबसे पहला तरीका यही है चेक करने का, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकती थी। सेकेंड चीज आती है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब देखो हमें पता है कि जब भी हम इस तरह से वेव की इक्वेशन लिखते हैं, साउंड वेव बेसिकली प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है। इस तरह की जो वेव होती है जो कि साइन या कॉस की टर्म्स में लिखी हुई होती है उसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। तो साउंड वेव जो होती है एक तरह की प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से रिलेटेड हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर चल रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये इसका फेज है, इस वाली इक्वेशन का फेज 1 है ये, और ये वाला पूरा जो देख रहे हैं ये इसका फेज 2 है। तो किसी भी इक्वेशन में
साइन या कॉस लिखा हुआ उसके अंदर जो पूरा लिखा हुआ होता है एंगल, उसको हम फेज बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों को आपस में अगर माइनस कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला एक एक्स्ट्रा एंगल बचेगा। ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। तो बेसिकली इन दोनों को आपस में जब माइनस करते हैं तो जो टर्म बचती है उसको हम क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस। मतलब इसके फेज को इसके फेज में से या फिर इसके जो बड़ा है उसमें से छोटे फेज को माइनस करने पर जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस। वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या मतलब है उसको भी समझते हैं कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस से हमारा मीनिंग क्या है यहाँ पर, और इसको पाथ डिफरेंस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो फेज डिफरेंस से मीनिंग यहाँ पर यह है कि सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है P और एक सोर्स सपोज S1 और S2 यहाँ पर दिया, ये एक S1 सोर्स है और एक, अब यहां पर मान लेते हैं कि ये S1 सोर्स इस जगह पर थोड़ा इसी डायरेक्शन में लेकिन थोड़ा सा आगे बना हुआ है। एक वेव यहां से आती है और एक वेव इस तरफ से आती है, दोनों के पास इस पॉइंट से निकल कर आती है और इस पॉइंट से निकल कर आती है। अब देखो यहां पर इस सोर्स से जो ये वेव P पॉइंट पर आ रही है इसको थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। लेट अस से कि इसको 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी और इस S2 से जो साउंड वेव निकलकर P पर आ रही है उसको 90 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन से आ रही है तो इंटरफेरेंस होगा, लेकिन दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करी तो दोनों के पाथ में जो डिफरेंस आ गया तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ 100 है यहाँ 90 है तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबसे सिंपल चीज हमने ये पाथ डिफरेंस समझा है। अब पाथ डिफरेंस की वजह से फेज में डिफरेंस आ सकता है। फेज में कैसे डिफरेंस आ सकता है वो भी हम देखेंगे, मैं बताऊंगा अभी कि फेज में कैसे डिफरेंस आ सकता है पाथ में डिफरेंस आने की वजह से। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस हमें पता है तो फेज डिफरेंस, हम पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर हमें पाथ डिफरेंस पता है और मुझे फेज डिफरेंस निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहां पर ये डेल्टा एक्स है, ये पाथ डिफरेंस में बोल रहा हूं उसको, यहां पर ये पाथ डिफरेंस और ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, ये फेज डिफरेंस, ये 2 पाई लैम्डा ये वेव की वेवलेंथ हो जाएगी यहां पर। अब पाथ डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस भी आ जाता है। अब ये कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो थोड़ा इंटरफेरेंस और क्लियर हो जाएगा कि फेज डिफरेंस फिर क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है, वो भी हम क्लियरली आगे देखेंगे। देखो अगर ये दो साइन वेव दी हुई है हमारे पास तो इन दोनों वेव्स में साउंड वेव जो हमारे पास दी हुई, अगर इन दोनों का इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट जो वेव आएगी वो रिजल्टेंट वेव मान लेते हैं क्या बनी है, रिजल्टेंट जो बनी है वो बनी है ए इक्विवेलेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस अल्फा, कुछ इस तरह से वेव बनी। मतलब एक नई साउंड वेव बन गई होगी, इधर से ये आई इधर से ये आई और ये नई वेव यहाँ पर जनरेट हो गई क्योंकि ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ये y1 और ये y2। अब अगर मैं बात करूं तो हम इस वेव का एम्पलीट्यूड हमें पता है a1 है, इस वेव का एम्पलीट्यूड हमें पता है a2 है। तो जो नई रिजल्टेंट वेव आई है इसका एम्पलीट्यूड हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा तरीका है। आपको a एम्पलीट्यूड क्या लिखना है, इसकी इक्वेशन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई। यहां पर जो हमें ये एंगल जो लिखना है ये बेसिकली इन दोनों का फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने कैसे लिखा, इसको आपको क्या चेक करके देखना है, जो इस वेव का एम्पलीट्यूड है और जो इस वेव का एम्पलीट्यूड है इसको आपको वेक्टर की तरह ट्रीट करके चलना है। इस वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना दिया हुआ है a1 और इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है a2 और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 5। तो अगर ये a1 में यहाँ पर ले लेता हूं, इन दोनों को हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं। तो अगर ये a1 है, अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम कौन से वेक्टर को या कौन से एम्पलीट्यूड को हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, इन दोनों में से जिसका सबसे छोटा फेज होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे हमेशा। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इस वाली वेव का ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई आ रहा है। तो अब देखो यानी कि फाई ज्यादा है, ये फाई कुछ भी हो सकता है, 60 30 90 कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इस तरह से कुछ a2 ये बन गया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, वो यहाँ पर क्वेश्चन में जब दिया जाएगा उससे पता लग जाएगा। ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो मैं बता सकता हूँ कि रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा a
इक्विवेलेंट, तो ए इक्विवेलेंट रिजल्टेंट हम वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया, तो उससे मेरे पास ये निकल कर आ गया। अब एक और चीज, यहां पर इंटेंसिटी की बात करें तो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर हमारे पास होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos फाई। यहां पर भी ये फाई वही है जो इस जगह पर शो किया गया है, ठीक है। अब यहां पर फेज, ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये इसकी इंटेंसिटी हो गई। अब यहां पर ये फाई में चेंज की वजह से ये फेज डिफरेंस, अगर पाथ में चेंज आ जाएगा, पाथ डिफरेंस होगा तो फेज में भी ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन कैसे निकालते हैं वो हमने देख ही लिया, पाथ डिफरेंस क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं। अब यहां पर फाई में के डिफरेंट एंगल्स के लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहां पर दो स्पेशल केसेस होते हैं। उन स्पेशल केसेस के रेस्पेक्ट में हम इंटरफेरेंस के दो स्पेशल केसेस लेंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो क्या क्या सिचुएशन होती है उसको देखो। देखो, दो तरह के इंटरफेरेंस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। स्पेशल केसेस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर इसमें मैंने पूरा एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों की कंडीशंस जो हैं वो लिखी हुई है। अब पहले हम कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की दोनों की कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वही चीज पता होनी चाहिए। बहुत इजी सी कंडीशंस होती है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो कि जो इक्वेशन हमने लिखी हुई थी एम्पलीट्यूड की और इंटरफेरेंस जो इंटेंसिटी की, उसमें cos फाई आ रहा था। अगर cos फाई की वैल्यू +1 हो जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम उसको बोल देंगे। ग्राफिकली भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव के लिए देख लेते हैं। तो अगर cos फाई 1 हो जाता है तो अगर उस इक्वेशन में मैं यूज करूंगा तो cos फाई अगर 1 हो जाता है तो उस इक्वेशन में वहां पर जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, है ना। फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2n पाई होना चाहिए। 2n यहां पर हमें 0 से शुरू करना है, तो 2n पाई मतलब फेज डिफरेंस अगर 0 आ रहा हो, 2 पाई आ रहा हो, 4 पाई आ रहा हो, 6 पाई आ रहा हो, इस तरह से, मतलब सेकेंड के इंटीजर मतलब इवन नंबर्स में आ रहा हो, 2 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 7, 8 पाई, इस तरह से। 5 पाई नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। दूसरा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। पाथ डिफरेंस n लैम्डा मतलब 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इस तरीके से होना चाहिए। उस सिचुएशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है A1 प्लस A2। कैसे होता है अभी मैं ग्राफ से शो कर दूंगा आपको। इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, cos फाई जो होना चाहिए, अगर cos फाई -1 हुआ तो यहां पर इस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस जो फेज डिफरेंस फाई यहां पर लिया हुआ है, फेज डिफरेंस ये निकल कर आता है 2n-1 पाई, मतलब n वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से। मतलब फेज डिफरेंस 0 हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाई हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 3 पाई ऑड नंबर आना चाहिए। पाथ डिफरेंस 2n - λ/2 मतलब λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, मतलब देखो 0 पर कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव, और इन दोनों के मिड में यानी कि λ/2 पर डिस्ट्रक्टिव, लैम्डा 2 लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव, लेकिन इन दोनों के मिड में डिस्ट्रक्टिव, इन दोनों के मिड में डिस्ट्रक्टिव। सेम चीज यहाँ 0 और 2 पाई पर कंस्ट्रक्टिव और 0 2 पाई का एवरेज लोगे तो पाई आएगा, तो उस पर डिस्ट्रक्टिव। वही सिचुएशन हम अब याद रख सकते हैं। एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा A1 - A2 और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी √I1 - √I2 और स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्चुअली एम्पलीट्यूड वगैरह कैसे होता है। सपोज यहां पर एक फर्स्ट वेव दी हुई है, ये इस तरीके से बनाई हुई है। इस वेव में मैंने अलग अलग पॉइंट्स को फेज डिफरेंस मतलब उनके पार्टिकल्स के फेज से रिप्रेजेंट कर दिया है। जब सपोज ये वेव यहीं से शुरू हो रही है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से। अब एक और वेव हमने ली जो कि यहीं से शुरू होती है, तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अब आप देखोगे कि हर जगह जैसे जहां का ये पार्टिकल इसके साथ सुपर इम्पोज होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो इसके साथ, तो सबके बीच में यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0।
पाई पाई, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो गया 0, यहाँ पर 2 पाई फेज डिफरेंस कितना हो गया 0। तो फेज डिफरेंस वाली चीज समझ में आती है कि फेज डिफरेंस क्या हो रहा है 0 हो रहा है। एक और चीज, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं है, तभी तो फेज डिफरेंस 0 हुआ। पाथ डिफरेंस नहीं है तो कोई फेज डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो यहां से शुरू हुई है तो पाथ डिफरेंस भी 0 हो गया। ये भी चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब एम्पलीट्यूड क्या क्या सीन है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड है A1 और इसका, इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड है यहां से लेकर यहां तक का A2। अब जो ये वेव है इस वेव की वजह से पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा और इस वेव की वजह से पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। दोनों वेव एक पार्टिकल को, मान लो इस जगह पर जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल मैं यहां शो कर रहा हूं, इस वेव की वजह से इसको एम्पलीट्यूड मिला ऊपर की डायरेक्शन में 10 सपोज, और इस वेव की वजह से यहां पर जो पार्टिकल है उसको भी सेम ऊपर वाले डायरेक्शन में ही एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिला। कितना? सेम डिस्प्लेसमेंट मिला, मान लेते हैं 15। तो दोनों वेव्स की वजह से पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ऊपर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और सेम डायरेक्शन होती है तो ऐड हो जाती है, तो 10 प्लस 15, तो मतलब टोटल मैक्सिमम हो गया। तो कितना हो गया? A1 प्लस A2। अब इसके साथ मान लो इस वेव के साथ ये सेकेंड ये वाली वेव अगर को सुपर इम्पोज कराते हैं, इंटरफेरेंस होता है। आप देखो सबसे पहले ये वेव जो पीछे से शुरू हो रही है, इनका मतलब इस वेव के और इस वेव के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों वेव के बीच में अगर पाथ डिफरेंस है तो अब देखो पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे वो चीज भी, ये चीज समझ में आ गई। पाथ डिफरेंस है कितना होगा वो भी अभी देख लेंगे। पहले फेज डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर पाई है तो पाई डिफरेंस, यहाँ पाई यहाँ 2 पाई तो पाई का फेज डिफरेंस। अब ये नहीं है कि पाई में से 2 पाई, हमें सिर्फ डिफरेंस चेक करना है ना। 2 पाई माइनस पाई जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करके देख लो। तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? पाई का, मतलब डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट जो साउंड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव में जो रिजल्टेंट साउंड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। अब पाथ डिफरेंस भी मैं आपको यहाँ पर एक तो फॉर्मूले से निकाल सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस। ये मुझे पता है कि अगर पाई है तो ये मैं निकाल सकता हूं, डेल्टा एक्स यहाँ पर मुझे लग जाएगा, इसको कैंसिल आउट करूंगा इससे तो ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। अब देखो मैं इस ग्राफ में भी आपको शो कर देता हूं कैसे। हमें चीज ये पता होती है कि यहां से यहां तक की लेंथ होती है, यहां से यहां तक होता है लैम्डा, और ये यहां से यहां तक होता है लैम्डा बाई 2। तो देखो ये वाली वेव जो है वो पहले शुरू हो रही है। कितना पहले शुरू हो रही है? लैम्डा बाई 0 से पाई के बीच में लैम्डा बाई। तो यहां पर अगर ये यहां से शुरू हो रही है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस आ गया? लैम्डा बाई 2 का। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ रहा है। तो वही चीज हमने देखी थी कि अगर वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा और भी इसका दोगे आगे तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तो यहां पर इसकी वजह से, इस वेव की वजह से 10 ऊपर मिला, अगर इसकी वजह से 10 ऊपर मिल रहा है और इसकी वजह से सपोज 15 नीचे मिला, तो ओवरऑल डिस्प्ले जो वेव होगी, रिजल्टेंट वेव होगी, इसकी वजह से तो पार्टिकल ऊपर जाना चाहिए और इसकी वजह से पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल कहां जाएगा पार्टिकल? नीचे वाली डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर की तरह ऐड करेंगे तो 15 माइनस 10 तो डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है। और यहां पर जो वेव बन रही होगी, क्योंकि यहां पर तो एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, तो यहां पर तो इस तरीके से बन जाएगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज होगी। सेम सिचुएशन यहां पर भी, यहां पर आप देखोगे तो ये वेव इस जगह से शुरू हो रही है। मैंने मार्किंग उल्टी कर दी है, 1 मिनट। ये होगा यहां पर पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, तो ये 4 पाई और ये 5 पाई। ठीक है। ये ऐसे कुछ शुरू हुई है, यहां से सपोज नीचे जाके शुरू हुई है। तो यहाँ पर ये क्योंकि नीचे से शुरू होती है तो यहाँ पर देखो इसमें पाई आता है, तो पाई पाई, इस यहाँ पर 2 पाई 0 हो गया, तो यहाँ पर भी अगेन फेज डिफरेंस जो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमें ज्यादातर ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या होगा, बस ध्यान क्या रखना है, 0 फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 8 पाई, 6 पाई इवन नंबर में आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव है, ऑड नंबर में आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीजर लैम्डा आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव है, और उनके बीच में डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव है। अब एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार हमारे दिमाग में कि अगर मान लो फेज डिफरेंस
π/2 आ गया तो क्या होगा, तो क्या वो इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा, वो भी इंटरफेरेंस होगा, लेकिन वो ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव स्पेशल केसेस है इंटरफेरेंस के। अगर किसी जगह मान लो कि फेज डिफरेंस जो आया वो 3π/4 आ गया, तो क्या वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो भी इंटरफेरेंस है, लेकिन वहां पर एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमें फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाइव अंडर रूट करके निकालना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला टिक करके निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आओ फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एक 3 है और एक का 4 है। हमें यहाँ पर तीन चीजें निकालनी, मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड निकालना है जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो। तो हमें ये चीज पता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है मतलब a1 - a2 कर देना है, मतलब जो ज्यादा एम्पलीट्यूड है उसमें से कम को माइनस कर देना है, और मैक्सिमम मतलब ऐड कर देना है। तो निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन सिंपल सा हो जाएगा इसका। तो a मिनिमम जो बनेगा वो बन जाएगा 4 - 3 तो 1। सेकेंड हो जाएगा a मैक्स हो जाएगा 3 + 4 मतलब 7। इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें ए इक्विवेलेंट, अब ए इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है a1² + a2² + 2a1 a2 और cos 5 अंडर रूट, ये चीज यहाँ पर। अब a1 तो बेसिकली यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता, तो मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो a1 हो गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर + 2 3 × 4 और cos 90 डिग्री। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो cos 90 तो हो जाएगा 0 ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9 + 16 और इक्वल्स टू +16 = 5। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आ जाएगा इस सिचुएशन में वो कितना आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दी हुई है, दो वेव इक्वेशन दी हुई है, साउंड की इक्वेशंस दी हुई है, हमें बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जब भी सिर्फ वहां ये नहीं बोलेगा कि इनका इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको खुद समझना है। यहाँ पर वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है सुपर इम्पोज होगी, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस ही होगा। तो इंटरफेरेंस की वजह से ए इक्विवेलेंट निकालना है। अब जब इक्वेशन दे दी गई है तो आपको सबसे पहले तो इक्विवेलेंट जो वेव बन रही है उसका ए इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि इस इक्वेशन की यहां से पता चलेगा। तो देखो जहां ω/t + kx है, यहाँ ω/t + kx + π/3 है। π/3 का मतलब कितने एंगल, कितना डिग्री एंगल हो गया, π/3 अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो ये बेसिकली हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 60 डिग्री आ गया। फेज डिफरेंस हमें पता चल गया ये कितना है, 60 डिग्री है। ए इक्विवेलेंट है तो इक्वेशन में ए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a1² + a2² cos 5, ये चीज हमारे पास निकल कर आ जाती है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, a1² वैल्यूज पुट कर देते हैं, cos 60 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास बनेगा 100 + 100 + 200 और cos 60 होता है 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, तो ये ओवर हो जाएगा 300, तो ये बन जाएगा 10√3। तो इसका मतलब जो फाइनली इन दोनों वेव, ये वेव जब किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होकर इंटरफेरेंस करवाती है तो वहां पर रिजल्टेंट जो वेव होगी उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10√3 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं मान लो वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो ये पूरी वेव है, ये पूरी वेव है, दोनों के आगे फंक्शन एक जैसे, छोटा फेज इसका है और इससे ये बड़ा। तो छोटे फेज वाले एम्पलीट्यूड को हॉरिजॉन्टल बना दो 10, इससे जस्ट बड़ा फेज इसका है, कितना ज्यादा है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये 10 जो है ये भी वेक्टर की तरह काम करेगा, लेकिन कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर। अब रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो रिजल्टेंट इन दोनों की यहाँ पर ए इक्विवेलेंट आएगा कितना, 10√3। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये वाला, अब ये एंगल कितना होगा, या तो एक फॉर्मूला होता है वो निकाल के तुम, अगर ये अल्फा है तो वो अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, 10 इनवर्स वाला, a b sin
थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, वो लगा तो यह सीधा पता लग रहा है, दोनों इक्वल इक्वल है तो बीचों बीच आएगा, मतलब 30 डिग्री। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दो साउंड सोर्स रखे हुए हैं S1 और S2। S1 साउंड सोर्स से जो साउंड की इंटेंसिटी है वो है I नॉट और इसकी जो इंटेंसिटी है वो है 4I नॉट। इस पर्सन को इस सोर्स से और इस सोर्स से जो इंटेंसिटी रिसीव हो रही है, इस वेव की वजह से जो इंटेंसिटी रिसीव हो रही है वो है I नॉट और यहाँ की वजह से जो इंटेंसिटी रिसीव हो रही है वो है 4I नॉट, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर इस जब ये वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर सुपर इम्पोज होती है तो एक नई वेव बनेगी, तो रिजल्टेंट जो साउंड वेव जो इसे सुनाई दे रही होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमें इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव की पता है, फेज डिफरेंस हमें दिया हुआ है 2 पाई, तो 2 पाई फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब वैसे आपको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए कि 2 पाई फेज डिफरेंस दिया हुआ है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो सीधे मैं बता सकता हूँ कि आई इक्विवेलेंट जो होगा वो मैक्सिमम आएगा, तो I1 माइनस I2 और स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता चलता है तो फॉर्मूला लगा दो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, उससे भी निकल कर आ जाएगा। अब क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो I1 अंडर रूट कितना हो जाएगा I नॉट, सॉरी प्लस यहाँ पर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम बन रहा है, और ये बन जाएगा 4I नॉट और ये इसका स्क्वायर, तो I नॉट और ये 2I नॉट ये बनेगा, तो I नॉट प्लस 2I नॉट और इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3I नॉट का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 9I नॉट यहाँ हो जाएगी, तो आई इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 9I नॉट, यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम बनेगा और ये 9I नॉट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाता और यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ I नॉट निकल कर आ जाता। देखो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर एक साउंड सोर्स रखा हुआ है, तो साउंड जो है इस पाइप से जाती है, तो एक साउंड तो इधर से भी आएगी और साउंड यहाँ से टर्न होके यहाँ से भी आएगी। तो इस पर्सन को दो साउंड वेव मिल रही होगी, एक इस सीधी आने वाली और एक इस तरह से घूम कर आने वाली। तो इस पर्सन को दो साउंड वेव मिल रही है मतलब, और दोनों ने जो अलग अलग पाथ लिया है, तो दोनों ने जो अलग अलग पाथ लिया है तो दोनों ने जो पाथ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हमें पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ जो वेव यहाँ से जो चलती है वेव वो यहाँ से सीधे इस तरफ आ रही है, और यहाँ से एक जो इधर जा रही है वो यहाँ से भी आती है और इस जगह से भी ऐसे चल के आ रही है। तो एक चीज जो तुम्हें दिख रही होगी कि यहाँ तक ये दोनों डिस्टेंस तो कॉमन ही ट्रैवल हो रही है, जितनी यहाँ तक आई उतनी यहाँ पर आई, तो डिफरेंस सिर्फ इसकी वजह से ही आएगा। यहाँ से मान लो सपोज ये x है और ये भी x है, तो x जितना ट्रैवल किया तो पाथ वन जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये x1 जो होगा वो कितना हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा पाई r, ये अगर r है तो ये पाई r प्लस x, और x2 कितना हो जाएगा x प्लस ये r और ये r, तो ये 2r और प्लस x। डिफरेंस जब लिखोगे डेल्टा x, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा डेल्टा x डिफरेंस आ जाएगा, तो x1 माइनस x2 हम करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी कैंसल, पाई r माइनस 2r। तो बेसिकली ये पाथ डिफरेंस हमारे पास निकल कर आ गया। अब मुझे फेज डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा फाई हमें पता है कि डेल्टा x इंटू 2 पाई लैम्डा होता है, तो कितना बन जाएगा पाई माइनस 2r और इंटू 2 पाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई माइनस 2r की वैल्यू हमें दी हुई है 5 इंटू 2 पाई लैम्डा। सपोज लैम्डा की वैल्यू अगर आपको दी जाए यहाँ पर 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू 10 पाई डिवाइडेड बाई 10, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा फाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 और इंटू, तो ये हमारे पास फेज, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। वैसे ये सिर्फ हमें यहाँ पर हमने सीखना था कि फेज डिफरेंस कितना, पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पाथ से हम फेज डिफरेंस भी इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं होती है।
देखो अगले क्वेश्चन में हमें तीन वेव्स दी हुई है, तीन साउंड वेव दी हुई है, 10 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, 20 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90, 10 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 90। एक चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी हम इंटरफेरेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इक्विवेलेंट रिजल्टेंट यानी कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो तो ये आगे फंक्शन एक जैसे ही होने चाहिए। यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन होना चाहिए। अगर आप यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है तो जो कॉस है उसको या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या जो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, यानी तीनों या तो साइन होने चाहिए या कॉस होने चाहिए। अब तीन वेव है, तीन वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो मैं a1 स्क्वायर प्लस वो फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकता, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाला तरीका, एक तरीका जो मैंने बताया था आपको, इनमें से देखो सबसे छोटा फेज किसका है, या आप वैसे किसी भी फेज को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि ये वाला फेज मैंने ले लिया, सपोज इसको मेरे को रेफरेंस बनाना है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये सबसे छोटा, वैसे ये सबसे छोटा फेज है, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 90, तो ये सबसे छोटा फेज है, इसका फेज डिफरेंस। तो इसका वेक्टर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 10, तो मैंने लिखा यहाँ पर 10, ये बना दिया। इससे जस्ट बड़ा फेज कितना है ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 90, तो ये वाला कितना ज्यादा है 90, तो 90 मतलब अब ये छोटा है और ये ज्यादा है, कितना 90 ज्यादा है, इसका मतलब मुझे इसे ऊपर बनाना पड़ेगा, याद रखना, और कम है तो नीचे बनाओ। तो कितना ऊपर बन गया ये वेक्टर, ये 10 जो है इसको मैंने वेक्टर की तरह ट्रीट किया और कितना ऊपर बना दिया 90 ऊपर बना दिया। इसके बाद ये कंप्लीट। अब ये वाला वेक्टर जो है 20, ये फेज कितना ज्यादा है 90, इससे और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखो, जब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 180, ये छोटा है ये बड़ा है यानी कि 180, तो इससे 180 के डिग्री के एंगल पर इधर बन जाएगा कितना 20, ये 90 और ये यहाँ पर ये 180, ठीक है इस तरह। अब अगर मान लो किसी ने इसको रेफरेंस मान लिया तो भी काम हो जाएगा, तो भी रिजल्टेंट निकल जाएगा। इसको रेफरेंस मानोगे, अगर सपोज इसको रेफरेंस माना तो ये 10, उसके बाद ये 10 इधर, ये 20 इधर, और ये जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट वही आएगा, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों से सेम ही निकल कर आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी, दोनों अपोजिट है, तो ये 10 इधर और ये 10 इधर। अब दो वेक्टर ही बचे हैं सिर्फ, ये कैसे कैंसिल किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो इधर इसको सॉल्व करोगे तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर किसी डायरेक्शन में आएगा 10√2, ये 10 है, तो यानी कि ए इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 10√2। अब अगर मान लो किसी ने इससे सॉल्व किया इस तरह से बना के तो भी सेम आंसर आएगा, देखो ये 10 और ये 10, रिजल्टेंट फिर भी कितना आ रहा है 10√2। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट का, है ना, डायरेक्शन, ये सिर्फ हम एक्चुअल में तो वेक्टर है नहीं, हम तो सॉल्व करने के लिए इसको वेक्टर मान के चल रहे हैं। अगर 4 होते तो भी यही कर लेते, 3 होते तो किया ही सही मैंने 4 की जगह, अगर ऐसे हो जाता तो भी हम यही करके देख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। हमें बस पता लगना चाहिए कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैसे बन रहा है। देखो इस क्वेश्चन में यहां पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दी है, मिनिमम इंटेंसिटी दी है, और तीन चीजें हमें निकालनी है, ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिनिमम, I1 डिवाइडेड बाई I2, और सॉरी A1 डिवाइडेड बाई A2 और I1 डिवाइडेड बाई I2। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशो दे दिया जाता है, तो उससे सबसे आसान तरीका होता है कि हम A मैक्स डिवाइडेड बाई A मिनिमम निकाल दें। तो हमें पता है एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, हमें एक चीज पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √I के, तो यहां पर मैं लिखूंगा तो A मैक्स डिवाइडेड बाई A मिनिमम अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा √I मैक्स डिवाइडेड बाई I मिनिमम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो A मैक्स इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 25 डिवाइडेड बाई 16, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4। अब A मैक्स डिवाइडेड बाई A मिनिमम है, तो इससे अब सेकंड चीज मुझे निकालनी है A1 डिवाइडेड बाई A2, मतलब A1 और A2 जो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड्स हैं, A1 ज्यादा है।
अब देखो यहाँ पर ये चीज जब पता है ना तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अगर आपको ए मैक्स और ए मिनिमम पता है, ए मैक्स और ए मिनिमम पता है, ये मुझे चेक करना है। और मुझे एक चीज पता है, ए मैक्स को मैं a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 ऐसे लिख सकता हूँ। ये चीज मुझे पता है, यहाँ से पता चल गई। अब ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे a1 डिवाइडेड बाई a2 निकालना है ना, तो बहुत आसान सा तरीका डायरेक्ट करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तुम क्या करो, 5 और 4 को ऐड कर दो 9, और 5 में से -4 कर दो तो 1 हो जाएगा। ये इसका a1 डिवाइडेड बाई a2 आ जाएगा। एकदम 101% श्योर करेक्ट आएगा आंसर। तुम चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल के देख लेना। a1 a2 निकल गया तो i1 और i2 भी निकाल के देख सकते हैं। तो i1 और i2 निकालने का आसान सा तरीका है, a1 a2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और कितना बन जाएगा ये यहाँ पर, a1 और a2 का स्क्वायर करोगे तो 81 डिवाइडेड बाई। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे साउंड से रिलेटेड इस तरह के हो सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन लाइट में भी बन सकते हैं, लाइट के इंटरफेरेंस पे। बेसिकली मैं बता देता हूँ, आज जो हमने कवर किया है, एक तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कवर किया है और इंटरफेरेंस को कवर किया है। इंटरफेरेंस में आपको बस ये ध्यान रखना है, दो फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए इक्विवेलेंट वाला, आई इक्विवेलेंट वाला, आई मैक्सिमम, आई मिनिमम, ए मैक्सिमम, ए मिनिमम। कंडीशंस ध्यान रखनी है, पाथ डिफरेंस की कंडीशंस ध्यान रखनी है। कई बार आपको पाथ दे दिया जाता है और बताया जाता है कि इनके बीच में क्या इंटरफेरेंस, दोनों के बीच में इंटेंसिटी, दोनों की फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पाथ डिफरेंस अगर दे दिया जाए तो आप उससे फेज डिफरेंस निकालो। फेज डिफरेंस निकालने के बाद आप उसकी फाइनल इंटेंसिटी या फाइनल एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।